हेलो दोस्तों, मैं निशांत पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एकेडमिक सक्सेस विद निशांत में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लासे में जाना था कि नीट जेआरएफ एग्ज़ाम की क्या महत्ता है, किस प्रकार से लेक्चरर बनने के लिए अब नीट निकालना बहुत ही आवश्यक है। और इसके साथ साथ हम लोग को अगर जेआरएफ के लिए अगर हम प्रयासरत होते हैं फेलोशिप के, तो हमें और ज़्यादा जो है रिसर्च परसू करने में हम लोग को आगे मदद मिलेगी। मैंने ये अनुभव किया है कि जितने भी लोग कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको जो है क्या क्या पाठ्य सामग्रियां हैं, कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा जाए ताकि एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकें। तो आपको मैंने एक आंकड़ा बताया था, जिसमें ये बताया था पिछले दिनों कि किस प्रकार से जो है 99,000 लोगों के आसपास हिस्ट्री में फॉर्म भरा था नेट एनटीए नेट के लिए। और उसमें से मात्र 49,000 लोग अपीयर हुए थे और 22 या 2300 लोग जो है उसमें पास किए थे। तो आप देख सकते हैं कि 6% से भी कम लोग जो है पास कर पाए थे। तो मेरा यही मानना है, मैंने जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं इससे संबंधित और इसके बारे में मैंने चर्चा भी की है। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो नेट में हुई हैं पिछले 2011 से लेके अब तक, तो वो अगर आप देखते हैं, अगर आपको वो मिलता है क्वेश्चन और आंसर, आप अपने से प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो है अपने क्लासेज के साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डील करूँ। आप ये देखेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही सबसे अच्छा बेस्ट सिलेबस होता है किसी एग्ज़ाम को निकालने का। और मेरा यही मानना है कि पीसीएस के साथ साथ अगर नेट और जेआरएफ की भी तैयारी अगर की जाए, पीजी के बाद से अगर 21-22 के बाद से पीजी के तक हो जाता है, मेनली यही माना जाता है कि जो 22 या 23 साल है वो मैक्सिमम है पीजी क्वालिफाई करने के लिए जनरल कंडीशन में। तो उस समय के बाद जो पीसीएस की जो यात्रा होती है, इसका लास्ट एज 36 ईयर तक है, तो काफ़ी लंबा संघर्ष होता है। मेरी तो यही चाहत होगी कि बहुत जल्द आपको सफलता मिले। परंतु एकेडमिक क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि कैरियर बने और साथ ही साथ सिविल सर्वेंट बनने का भी जो है आपकी इच्छा है, तो आप ये देखेंगे कि अभी का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, वो पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं हुए हैं, क्वेश्चन को वही घुमा फिरा के पूछा जाता है। परंतु जो अपने क्वेश्चन में ज़्यादा क्रिएटिविटी लाते हैं, ज़्यादा थिंकिंग लाते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो नई चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, वही पुरानी चीज़ें होती हैं। इतिहास में सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ें ये होती है कि आप फैक्ट को कितना ज़्यादा आप याद कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है इतिहास पढ़ने के लिए। और दूसरा, उसको आप कितना गहराई से समझ पाते हैं। तो मेरा ये समझना है कि जो अच्छे से समझते हैं वही अच्छे से याद कर सकता है। तो याद करना जो है हमेशा समझ के बाद ही आता है। समझ समझ ही पूरक है, और रटंत नहीं। और नेट का एग्ज़ाम हो या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, जो है बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है। इसमें कोई शक नहीं कि चीज़ों को याद करना है, पढ़ना बहुत है। परंतु उन चीज़ों में आप ये समझे कि जो भी सिलेबस है, मेरा ये मानना है कि लगभग 11-12 किताबें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और हर किसी को उसको पढ़ना चाहिए। एकेडमिक में अगर जो है अच्छा अगर जगह बनाना है तो मैं वो किताबों का लिस्ट भी शेयर करूँगा। परंतु मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो है 4 बार 5 दफ़ा बैठने के बाद भी नेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि उनको ये समझ नहीं आता है कि कहाँ से पढ़ें और कहाँ से तैयारी करें। पीजी के बाद से, या फिर अगर जो लोग पीजी में है वहाँ से भी अपीयर कर सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर में है, वहाँ भी अलाउड है आपको कि आप नेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे पिछले क्लासेज में मैंने ये बताया था कि अगर आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं और वहीं अगर आप पीजी में एमए या एमए कर रहे हैं, तो लास्ट जो है आपका सेमेस्टर है, वहाँ पे अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं एनटीए नेट का, तो आपको 2 साल के अंदर ही आपको जो है अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करना होता है। और जेआरएफ का अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है नेट के साथ ही, तो एग्ज़ाम तो एक ही है, एनटीए नेट। और जो लोग ज़्यादा मार्क्स लाते हैं वो जेआरएफ मिलता है उनको, और जो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं उनको नेट का एग्ज़ाम जो है सर्टिफिकेट मिलता है। लेक्चरार के लिए वो एलिजिबल होते हैं। जेआरएफ वाले भी जो है एलिजिबल हैं और नेट वाले भी एलिजिबल हैं, बस अंतर थोड़ा सा मार्क्स का हो जाता है। इसीलिए यूजीसी ने 7 नंबर दिए हैं। लेक्चरार अगर कोई तैयारी करता है और उसका जेआरएफ है तो 7 मार्क्स, और नेट के लिए 5 मार्क्स है, तो थोड़ा सा का मार्जिन है। परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कौन कौन सी किताबें हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, और कि पिछले साल का क्या पैटर्न रहा है।
अगर कोई व्यक्ति इसको समझता है तो बहुत ही उसके लिए कारगर होगा, बहुत ही जो है वो मजबूत कदम होता है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने यही अपने अनुभव से सीखा है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो सिलेबस होते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। और एक तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्चुअली में एक तरह का एक्सप्लेनेशन है, एक तरह का अपने आप में आंसर है। आंसर इस बात का है, ये सवाल अपने आप में एक जवाब है इस बात का कि जो उतना बड़ा सिलेबस दिया गया उसमें से कुछ चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। लगभग 15% क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होता है। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है प्रीवियस ईयर को पढ़ के याद कर लेना उन चीज़ों को, सारे फैक्ट को। परंतु वो जो 85% सवाल है उसमें 85% सवाल किस किताब से आ रहे हैं, कौन कौन से फैक्ट आ रहे हैं और कौन सी चीज़ों को छोड़ना है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। और किस तरह से पढ़ा जाए कि चीज़ें याद हों, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इतिहास को पढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, परंतु कम समय में बहुत कम ऊर्जा, बहुत ज़्यादा व्यर्थ का समय गंवाए बगैर अपनी जो है अपनी उम्र और अपनी पैसा और अपने जो है जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट किए बगैर अगर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्वालिफाई करें, तो उसके लिए हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में डीप में देखना चाहिए। और साथ ही साथ जो बुक हैं, जो मैंने ये सीखा है पिछले 6-7 सालों में, 2015 में मैं जो है पीजी क्वालिफाई किया था और वहीं से मैंने नेट का एग्ज़ाम देना शुरू किया था। तो फिलहाल कुल मिला के 6 बार मैंने क्वालिफाई किया। तो इसके पीछे यही मेन वजह रहा कि अगर आप निरंतर होकर आप ये ढूंढते हैं कि कौन सी किताबें से कौन सी चीज़ें पूछे जा रही हैं, खुद से आप ढूंढते हैं, तो वो कहीं ज़्यादा फार बेटर है। और मैं जो है डिस्क्लोज करूँगा सारे इन्फॉर्मेशन को आप लोग के सामने बहुत जल्द ही। तो फिलहाल तो यही प्रयास है कि ऑन बोर्ड के माध्यम से जो है मैं क्लासेज लेता रहूं और जो भी कम से कम जो है समय लिए बहुत ज़्यादा जो फास्ट स्कोप में सिलेबस है उसको कम से कम जो है शब्दों में मैं जो है एक रूप में पिरोने का प्रयास करूं। तो फिर देखते हैं आज क्लासेज में, पिछले क्लासेज में जैसे हम लोग को ये देखा था कि महाभारत और रामायण की क्या ऐतिहासिकता है, वो कौन कौन से साक्ष्य हैं जिसके आधार पे जो है रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ा जाता है, उनका इतिहास में क्या रोल है, कहाँ तक वो मिथकीय हैं, कहाँ तक सही है, काल्पनिक है, ये हम लोगों ने देखा था। और कौन से लोग विद्वान हैं जिन्होंने महाभारत और रामायण का अध्ययन किया। आज हम लोग देखेंगे पुराणों के बारे में। तो पुराणों के बारे में आप देख सकते हैं कि ये कुल मिला के 18 पुराण है, जिसमें विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म, वराह, मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद पुराण, अग्नि, ब्राह्मण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडे, भविष्य, वामन एंड ब्राह्मण पुराण, कुल मिला के 18 पुराण है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि व्यास देव के द्वारा इसकी रचना की गई। परंतु इतिहास ये कहता है कि व्यास देव ने सारे, चूँकि व्यास तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने महाभारत की रचना की, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु एक व्यक्ति इन 18 पुराणों की रचना कैसे कर सकता है, वो भी तब जब कुछ किताबें जो है 16वीं, जैसे भागवत पुराण जो है जिसमें भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के द्वारा जितने भी अवतार के फलस्वरूप यहाँ पे आके लीलाएं की गई, उसकी एक कथा जो है कथा रूप में उसको लिखा गया, तो उसे भागवत पुराण कहा जाता है, भागवत महापुराण। और वहीं स्कंद पुराण जो है वो 16वीं शताब्दी तक लिखी गई। तो जो व्यासदेव थे वो तो बहुत पहले के थे, प्राचीन समय के ही। तो उस समय से लेके जितने भी 18 पुराण लिखे गए उसको अलग अलग समय में, अलग अलग काल में, अलग अलग व्यक्तियों ने रचना की, ये कन्फर्म है ये चीज़। तो इस हम लोग को ये जानना सिर्फ महत्वपूर्ण है, 3 बातें महत्वपूर्ण है पुराण के बारे में, कि पुराण में देवी देवताओं की चर्चा है। और जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म से संबंधित है पुराण, तो देवी देवताओं की चर्चा हो गई ही। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, उसमें देवी देवताओं की क्या भूमिका रही, किस प्रकार से वो जीवन में हिंदू जो है हिंदू के दैन्य जीवन में महत्व रखते हैं, वो कौन कौन सा सुख और जो है संपत्ति या फिर कौन कौन सा वरदान देते हैं जिसकी वजह से भक्त जुड़ते हैं। तो कुल मिला के वही चीज़ें हैं। सिर्फ एक चीज़ हमको अगर याद होता है कि ये पुराण जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, तो हम लोग को अपने आप बाकी चीज़ें समझ में आ जाती है कि नहीं, वहाँ पे देवी देवताओं का, ब्रह्मांड का कैसे वर्णन निर्माण हुआ, प्रकृति में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, इत्यादि इत्यादि की चर्चा स्वतः हो जाएगी। तो एक फैक्ट को याद रखने से बाकी सब चीज़ें अपने आप जो है वो याद हो जाती है। इसलिए 1 से 2 बार पढ़ के आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ चीज़ें समझने वाली बात है। और वही है कि जो
मत्स्य पुराण है वो जो है गुप्तों के बारे में, गुप्त काल के बारे में अगर कोई बहुत अच्छे से चर्चा किया है तो वो मत्स्य पुराण है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। पद्म और मत्स्य पुराण और वाराह पुराण, ये तीनों पुराण जो हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक पुराण माने गए हैं, सबसे ज़्यादा सत्य इसमें लिखे गए हैं। तो पुराणों के साथ पहला फैक्ट ये था कि क्या इसका महत्व है देवी देवताओं के संबंध में, ब्रह्मांड और प्रकृति इत्यादि के। दूसरा ये है कि जो पुराणों की रचना की गई उसमें दो भाग हैं, एक जिसमें मिथकीय भाग हैं जिसमें सिर्फ कहानियाँ लिखी गई, और दूसरा जिसमें जो है कहानी प्लस इतिहास दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो जो है वो आपका बनता है पुराण। तो आप समझ सकते हैं कि जो पुराण जो है वो उसमें सत्य भी है और असत्य भी है, और सत्य और असत्य को दोनों को मिला के अगर पढ़ा जाए तो वो कैसा रूप धारण करेगा, एक ऐसा रूप धारण करेगा कि उसके आधार पे जो है सत्य को अगर आप कसौटी पे नहीं कर सकते हैं तो वो इतिहास कैसे हो सकता है। वो तो कल्पना हो गया, वो तो कहानी हो गई। तो कहानी कभी इतिहास नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी बेहतरीन और कितनी भी ऐश्वर्यपूर्ण क्यों ना हो। तो जो इतिहास में, तो ये दूसरा फैक्ट है कि जो पुराण है वो कहानी और इतिहास सत्य और असत्य दोनों से मिलकर बना है, वो पुराण है। तो इसीलिए इतिहास में पुराणों का महत्व नहीं है, क्योंकि इतिहास सिर्फ उसी चीज़ों को मानता है जो प्रबल हो, जो पुख्ता हो, जो प्रमाणित किया गया है। इसी वजह से इतिहास में पुराणों को जो है इसलिए महत्व दिया जाता है कि हमको प्राचीन भारत के बारे में बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी हम लोग को नहीं होती है, मिलती है। कोई और प्राचीन भारत में इतिहास लिखने का कोई तौर तरीका नहीं मालूम था वैज्ञानिक ढंग से, तो लोग जो है कहानी को और सत्य को दोनों को मिला के पेश कर देते थे। तो हम लोग को अगर प्राचीन काल में जाके झांक के देखना है तो जाहिर सी बात है कि अन्य कोई स्रोत हम लोग के पास नहीं है, तो घूम फिर के पुराणों के आसपास ही आएंगे। ठीक वैसे ही है जैसे जैसे डबल एजेंट होते हैं, जैसे कि इंडिया का स्पाई है पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान की तरफ से भी काम करता है और इंडिया की तरफ से भी वहाँ के मिलकर काम करता है। हम लोगों को बहुत सारे मूवी में देखा भी हुआ। तो कुछ समय बाद पता ही नहीं चलता है कि वो इंडिया की तरफ से है कि पाकिस्तान की तरफ से, जब तक कि उसका जो है फाइनल में जो है गड़बड़ कुछ घोलमाल ना हो जाए तब तक ये पता ही नहीं चलता है कि कहाँ का स्पाई था। तो उसी तरह से यहाँ पे है इतिहास में कि जो भी फैक्ट है हम लोग के पास, जो साक्ष्य है, उस साक्ष्य को प्रस्तुत करने वाला जो एजेंट है, वो एजेंट समझ लीजिए कि बिका हुआ है, वो दोनों तरफ से कार्य करता है। जो लोग लिखते हैं वो अपने फायदे के लिए लिख रहे हैं, और प्लस वो चाहते हैं कि समाज ये भी जाने कि कुछ अच्छा काम भी हुआ था। तो चाहते हैं कि उनका महिमा मंडन भी हो, उनका कमी छुपाया जाए, वो जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हो सोसाइटी की कमियां छुपाई जाए, नारियों की स्थिति थी, बुरी स्थिति थी, उसको दबाया जाए, उसको बताया ना जाए, और जो उनकी जो जड़ चेतना थी, जो कट्टरता थी, अंधविश्वास था, उसके बारे में ना बता के, अपनी कमियों के बारे में ना बता के सिर्फ अच्छाई का बखान किए जाना, और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ों का भी जोड़ देना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी इतिहास में। हिकेटियस मिलेटियस की किताब पढ़ें जो जिसकी रचना की गई उसमें, और स्ट्रैबो की किताब पढ़ें। स्ट्रैबो जो है अलेक्जेंडर के साथ आया था इतिहासकार, तो उसने अपनी किताब में सिर्फ झूठ ही लिखा। उसने कहा कि जो है भारत में चींटियाँ जो है वो खदान से सोना का जो है गुट्ठी निकाल के, गोली निकाल के घूमती हैं। तो इस प्रकार से इतिहास में जो है सत्य को सत्य बनाने का जो है प्रयास किया गया, जो पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरा रहा है। तो इतिहास यहाँ पे अगर आप देखिए प्रासंगिकता, एक छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इतिहास को इसीलिए आप देख सकते हैं, महत्व इसको समझ सकते हैं, इसका महत्व मान सकते हैं कि हम लोग जब अपने पास्ट में देखते हैं तो जैसा जो चीज़ हुआ है उसको उस रूप में देखना पसंद नहीं करते, बल्कि क्या छूट गया और क्या होना चाहिए था इस पर ज़्यादा हम लोग का जोर होता है। जो कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि अच्छा वही है, योग का मतलब ही है कि ना तो आप अपने भविष्य में हैं ना अपने भूत में हैं, आप दोनों को, आप जो है अपने वर्तमान में है, वर्तमान को जी रहे हैं, जैसी परिस्थिति है उस अनुसार आप बिहेव कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, अपने हैबिट को ढाल रहे हैं। तो हम लोग का पास्ट यही सिखाता है कि आप जो भी चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं वो तो कभी बदल नहीं सकता। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि जो खुद देवता हैं, भगवान हैं, वो भी इतिहास को नहीं बदल सकते, परंतु एक इतिहासकार बदल सकता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को अपने ढंग से व्याख्या करता है, कुछ फैक्ट डालेगा और कुछ फैक्ट छोड़ देगा, क्योंकि उसको अपना कमाई करना है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोग को मिल जाएंगे। इसके लिए हिस्टोरियोग्राफी की किताब भी हम लोग को पढ़ना होगा, देखना होगा। तो ईश्वरी धरन की किताब है हिस्टोरियोग्राफी में,
और एक बंदोपाध्याय हैं, उनकी भी किताब है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से। परंतु सिर्फ ई श्रीधरन ही हम लोग को एग्जामिनेशन पर्पज से जो है महत्वपूर्ण जो है वो स्थान रखती है। और मैं ये भी बता दूं कि अब जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए नेट भी आवश्यक हो गया कंपलसरी। अब आज के बाद से यानी कि आज के बाद से नहीं पिछले 3 महीने के बाद से जो नोटिस निकला था उसके अनुसार यूजीसी का कि इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो अब अपना एग्जामिनेशन पीएचडी का कंडक्ट नहीं करेंगे, बल्कि अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उसमें जो लोग सीधे नेट किए हुए जेआरएफ किए हुए वो सीधे जो है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ सीधे इंटरव्यू होगी, यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इससे कोई बायसनेस या करप्शन जो था वो नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे मेरिट को बढ़ावा मिल रहा है और समय आएगा जो बहुत जल्दी ही जहाँ कहीं भी लूप होल है, जहाँ कभी कोई चीज़ छूट रहा है, जहाँ पे धांधली का स्कोप रह जा रहा है, वो भी धीरे धीरे सही होगा और सही होना ही होगा कि इस तरह से लोग मेहनत करके आगे आ रहे हैं। तो जो हम लोग को सामने देखने के लिए मिल रहा है कि 18 महापुराण है, उसको याद करने का यही तरीका है कि जो विष्णु पुराण है इससे आप याद रखें तो विष्णु जी के साथ हमेशा नारद जी जुड़े होते हैं। और भागवत जो है, भागवत के बारे में हम लोग जानते हैं कि भागवत जो है वो कृष्ण भगवान से संबंधित है। तो विष्णु और कृष्ण भगवान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और विष्णु के जो है जो वाहक हैं वो गरुड़ हैं। और पद्म तो आप जानते ही हैं कि पद्म जो है पुष्प कमल से संबंधित है। तो ये भी भगवान विष्णु से संबंधित है। 12 अवतार जो सूअर रूप में भगवान विष्णु आए थे पृथ्वी को बचाने के लिए, तो ये भी हम लोग जानते हैं। मत्स्य रूप में भी वो आए थे, ये भी हम जानते हैं। कुर्म अर्थात जो कछुआ होता है उसे कुर्म कहते हैं, तो उस रूप में भी रहे। और लिंग में हम लोग जानते हैं कि शिव भगवान के लिंग के रूप में पूजा की जाती है। वही शिव और लिंग दोनों जो है पुराण है। वही स्कंद जो है युद्ध से संबंधित है। तो भगवान शिव के जो पुत्र हैं जो कार्तिकेय और गणेश, तो कार्तिकेय जो है युद्ध से संबंधित है, इसीलिए स्कंद पुराण। और अग्नि हम लोग जानते हैं अग्नि के बारे में। ब्रह्मांड जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में है, ब्रह्म वैवर्त जिसमें ब्रह्म के बारे में, ब्रह्मा के बारे में। अब पूरा और मार्कंड पुराण और भविष्य पुराण। वामन भी जो है भगवान विष्णु के ही अवतार थे। और ब्रह्म पुराण हम लोग जानते हैं कि ब्रह्म वैवर्त और एक ब्रह्म पुराण, दोनों अलग है, तो इसे आप याद रखें। तो आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा और शिव के आसपास ही सारे के सारे जो है वो पुराण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी लोग का नाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो 3 से 4 बार अगर पढ़ा जाए इसको तो याद किया जा सकता है। और चीज़ों को याद करने के बजाय, पूरा कंठस्थ करने के बजाय ये समझ होना चाहिए कि जो चीज़ें फैक्ट हम लोग के सामने है उसको हम लोग देखें और जो दिमाग की जो कैपेसिटी है मेमोरी रूप में, शब्दों के रूप में याद करने की, अगर किसी चीज़ का हम उच्चारण कर रहे हैं अपने मन में 3 या 4 बार काफ़ी शांतचित्त होकर, तो ऐसी स्थिति में अगर वो सवाल के रूप में अगर एग्जाम में आता है और हमने 3-4 बार पढ़ा है तो उसको काफ़ी आसानी से हम लोग जो है, जैसे हम अगर उच्चारण करते हैं किसी चीज़ का, जैसे इसमें 18 पुराण है और कुछ में अगर मैंने इससे 4 या 5 बार पढ़ा है अच्छे से, काफ़ी अच्छे से देखा है और पढ़ा भी है, कुछ समय दिया है, शब्दों को देखा है, तो अगर कोई नया एग्जाम में अगर कोई चीज़ आता है जो इन सारे शब्दों से अलग हो तो उसे हम पकड़ लेंगे एक बार में। जैसे ही उच्चारण करेंगे किसी चीज़ का, अगर जैसे मैं कहूँ कि मैंने इतनी सारा उच्चारण किया और मैंने कह दिया कर्म पुराण, तो अब अगर आप कर्म पुराण बोलते हैं और आपने अच्छे से याद किया है, तो जैसे ही आप कर्म पुराण का जो है उच्चारण मन में करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो वहाँ पे दिमाग जो साउंड के रूप में चीज़ों को याद रखता है, अगर कोई चीज़ अंदर से जो है आप चाह रहे हैं कि मेमोरी के रूप में हमेशा कंठाग्र रहे, बार बार पढ़ते हैं, तो यही फ़ायदा होता है बार बार पढ़ने का कि आप उच्चारण करते हैं तो आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ मैंने पढ़ा ही नहीं, ये चीज़ था, ये चीज़ था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पूछे और तुरंत हम बता दें, परंतु ये ज़रूर इतना आप आश्वस्त हो सकते हैं अपने माइंड के ऊपर कि अगर आप 4 या 5 बार पढ़ते हैं चीज़ों को, तो उसको जो है अगर रिपीट करते हैं एग्ज़ाम में, तो ऑब्जेक्टिव ग्रुप में हम लोग के सामने एग्ज़ाम आता है, तो अब ये भी हम लोग के साथ समस्या नहीं है कि हर एक शब्द को एक एक चीज़ कर को याद करें। हाँ, अगर कोई मेंस राइटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो उनको भी ज़रूरी नहीं कि 100% सारे इतिहास को याद रखें, वहाँ पे सेलेक्टिव पढ़ाई करना पड़ता है। तो इसीलिए ये चीज़ दिमाग से निकाल देना चाहिए कि चीज़ें याद नहीं हो रही थी, इतिहास कैसे पढ़ें। ये काफ़ी जो है बचकाना सा जो है चीज़ लगता है। अगर आप निरंतर होकर चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं और आप किसी चीज़ को आप फ़ोटो के रूप में देख रहे हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं जैसे यहाँ पे भी है, तो दिमाग की अपनी अपनी कैपेसिटी है। आपको अगर आप समय देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर
तो आप ये आश्वस्त हो सकते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको आवश्यकता होगी कि उस मेमोरी को रिट्रेस करें, याद करें, तो आसानी से याद हो जाए, बशर्ते आपने उसको समय दिया होगा और वो भी शांतचित्त होकर। तो कंपटीशन बहुत ही टफ है, और बहुत ही टफ उनके लिए है जो जो है प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। जो लोग टाइम दे रहे हैं उनके लिए सब चीज़ आसान है। तो यही है आपके सामने, और ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका ट्रिक यही है कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव भगवान से संबंधित है सारे के सारे नाम। और ये चीज़ तो मैंने बता दिया कि जो है यूनिवर्स, गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में बताते हैं, देवी और देवताओं के बारे में, और ब्रह्मांड के बारे में, देवी देवताओं। और डायनेस्टिक सक्सेशन। तो पुराण में हम लोग देखते हैं कि राजा और महाराज हुआ करते थे, और उनका साम्राज्य होता था, बड़ा सा राज्य होता था, और वो लोग शासन करते थे। तो उसमें कुछ ऐसे राजा हुए जिसका सही में चर्चा सही है, परंतु कुछ ऐसे राजा हुए जिनका कहाँ पे राज किए, क्या नाम था, किस तरह से था, उसका कोई जो है इतिहास में प्रमाण नहीं मिलता है, तो वो झूठ भी उसमें मिला देते हैं। तो राजाओं की राजवंश के बारे में जो है पुराण चर्चा करते हैं। तो यही 3 चीज़ महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए कि जो है इतिहास में पुराण का क्या महत्व है। एक तो है ये कहानी है, और प्लस इसमें इतिहास है, जैसे मैंने यहाँ बताया। और दूसरा कहानी और इतिहास है, तो कहानी में क्या होगी, राजा महाराज की कहानी होगी, और तो कुछ हो नहीं सकता है। आम जनता की कहानी तो बताई नहीं जाएगी, और आम जनता की कहानी तब बताई जाएगी जब खुद आम लोग उसको अपनी कहानी लिखें। परंतु उस समय, पुराने समय में, लोग राजा महाराज के दरबार में रहते थे, तो कहानी किसकी लिखेंगे, राजाओं की लिखेंगे। और दूसरा है कि जो जाहिर सी बात है कि पुराण जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, तो धर्म अपने आप आ जाता है। एक तो राजाओं की कहानी, दूसरा देवी देवताओं के बारे में, और तीसरा कि ये जो है वो देवी राजाओं की कहानी अर्थात राजवंश सब होंगे, देवी देवता होंगे, और जिसमें ब्रह्मांड की भी चर्चा होगी। और तीसरा जो है कि इसमें जो है इतिहास और सत्य और असत्य दोनों जो है मिला हुआ है। 3 फैक्ट, तो 3 फैक्ट काफ़ी आसान है याद रखना। एक, सत्य और असत्य का मिश्रण है। सत्य इसलिए क्योंकि कुछ सत्य हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसमें दिया हुआ तथ्य दिया हुआ है कि चीज़ ऐसा घटा था, सही है। और कुछ कहानी घुसा दिया गया है, और कहानी में क्या घुसाया गया है कि राजाओं की कहानी, ऐसी ऐसी राजाओं के बारे में बताया गया जो कभी थे ही नहीं। और सत्य में क्या दिया गया है, तो सत्य में जो है कुछ सही में जो राजा राज किए उसके बारे में है, और देवी देवताओं के बारे में चर्चा है। तो ये काफ़ी आसान है, और मुझे नहीं लगता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में इसको याद रखना और समझना। और पुराण जो है वो एक और फीचर इसके बारे में बताया गया है कि पुराण ये बताते हैं कि जो है भारत की भूमि पर कहाँ पे कौन सा मृदा था, कौन सा मिट्टी था, कहाँ पे कौन सा जलवायु था, कैसे बारिश होती थी, कौन से पर्वत पठार थे, कहाँ नदियाँ थी। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे राजाओं महाराजाओं की कहानी बताई जाएगी, वहाँ स्वतः ही ये बताया जाएगा कि उनका राज्य कहाँ पर था, उनका राज्य में क्या क्या था, कौन सी नदी बहती थी, कितना कमाई होता था, लोगों का क्या क्या व्यापार था। तो जहाँ इतिहास होगा वहाँ भूगोल अपने आप होगा, भूगोल नहीं होगा तो इतिहास होगा ही नहीं। तो दोनों एक दूसरे से आश्रित हैं। तो सिर्फ अगर ये चीज़ याद है कि राजाओं के बारे में बताया गया, जाहिर सी बात है कि राजाओं के साम्राज्य कैसे थे उसके बारे में बताया जाएगा। तो साम्राज्य कैसा होगा, सिर्फ व्यक्तियों का तो हो नहीं सकता है। व्यक्ति कहाँ रहते हैं, तो ज़मीन पे रहते हैं। ज़मीन की खूबी क्या है, तो जब ज़मीन की खूबी बताएंगे तो वातावरण की खूबी बताएंगे, जलवायु के बारे में बताएंगे, और वहाँ कौन सी नदी है उसके बारे में, पर्वत पठार के बारे में चर्चा करेंगे। तो हर चीज़ इतिहास में या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, सब एक दूसरे से संबंधित है। सारी चीज़ों को अगर लिखा जाए तो वही 10 पन्ना बन जाएगा, लगेगा कि इतिहास बहुत बड़ा हो गया। तो असल में एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो जो मेन चीज़ है, अगर कोई एक फैक्ट याद रखते हैं तो उससे सारी चीज़ें अपने आप निकलती चली आती हैं। तिल के तार का, जैसे कहते हैं तिल का तार हो जाना, तो उसी प्रकार से इतिहासकार जो लिखते हैं तो उनको फैक्ट बहुत कम होता है, तो वो चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं तो किताबें मोटी मोटी हो जाती है, इससे समस्याएँ होती हैं। तो यही चीज़ है। और आगे है कि वैष्णव धर्म के बारे में, शैव धर्म के बारे में, तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि चूँकि 18 महापुराण है, इसमें शैव शिव जी के बारे में बताया जाता है, तो शैव धर्म, भगवान विष्णु के बारे में बताया जाएगा तो वैष्णव धर्म। और वही जो है धर्मशास्त्र, यही महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए, इतना फैक्ट। और बहुत ही आसान है, अगर आप देखें और समझें तो इसमें कुछ बचता नहीं है जानने के दृष्टिकोण से। एग्जामिनेशन पर्पज ऑफ व्यू से कुछ अगर आता भी है तो वो चैप्टर में हम लोग को आगे देखने के लिए मिलेगा।
और धर्मशास्त्रों के बारे में 2 लाइन चर्चा करूँ तो धर्म जो है धृ शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना। धारण करने का मतलब पूरा दृढ़ विश्वास के साथ आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए हैं और उसको फॉलो करते हैं। सिर्फ मानते नहीं हैं, आपने स्वीकार नहीं किया बल्कि अब प्रयोग में लाते हैं व्यवहार में, उसे धर्म का नाम दिया गया। और धर्मशास्त्रों की रचना में मनुस्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 200 शताब्दी तक चला था। तो मैं आज के लिए क्लासेज यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और ये आप लोग के साथ जो है ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लासेज में कहीं भी कोई कमी लगती है तो प्लीज़ जिसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें। और अगर आपको अच्छा लगता है ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मैं फिर मिलता हूँ अगले क्लासेज में अपने नोट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।